So without wasting any time, let's proceed further with it. Shabash, everybody please write down assignment on motion on plane. Assignment on motion in a plane. Okay. So who is taking your class? Teacher name should always be known that a Dheeraj Vasisht sir. Let's discuss question number 1. Everybody please be ready. Question number 1. This question is on the projectile motion. Look here, I am reading one question और बीच बीच में मैं आपको भी बोलूंगा कि आप बोलो और wherever you can participate, please participate. दूसरी क्लास 11th नॉन मेडिकल बेटे अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं करा, कोई बच्चा जा सकता है उनको बुलाने? 11th नॉन मेडिकल. Everybody read the first question please from the assignment. Read the first question, medical students. Bete, why are you looking at me? See the assignment and read the wording of first question. Are you with the assignment or not? If you are not with the assignment, please one student come on the mic and inform me. If you are with the assignment, please raise your right hand. बेटे अगर आपके पास असाइनमेंट आया तो अपना दायां हाथ खड़ा करें. ओके, आगे वाले बच्चों को पता नहीं क्या हुआ, रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे. टीचर ने सिर्फ इतना पूछा कि अगर असाइनमेंट है तो राइट हैंड खड़ा करो. बच्चे इतना भी नहीं बता पा रहे हैं. ओके, नहीं देना लिस्ट. Look, a body is projected into the air from the ground at an angle to the horizontal. On reaching the highest point above the ground, बेटे क्वेश्चन देखा करो, असाइनमेंट को टेबल पे क्यों नहीं रखते? फर्स्ट बेंच, असाइनमेंट को टेबल पे रखो और जैसे जैसे a body is projected into the air from the ground at an angle with the horizontal. Your ground and body is being projected like this. It falls like this, and this is your initial velocity u, making angle theta, angle of projection. U is the initial velocity. As per the question, he says on reaching the highest point, हाईएस्ट पॉइंट, ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट. बेटे हमने इसको Z बोला, जीनत पॉइंट. जीनत का मतलब होता है चोटी, सबसे ऊपर वाला पॉइंट. यहां पर जाने पर कहता इन 4 ऑप्शनों में से एक चीज सही है, आप ढूंढो कौन सी सही है. पहली कह रहा है वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन नॉट 0. दूसरा बोल रहा है एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी नॉट 0. तीसरा बोल रहे हैं बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर नॉट इक्वल टू 0. फोर्थ है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इक्वल टू 0. देखो बेटे ध्यान से सुनो, बॉडी कहीं भी चली जाए, चाहे यहां चली जाए, चाहे यहां चली जाए, चाहे यहां चली जाए, कहीं भी चली जाए, तो बॉडी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगेगा ही लगेगा. यस और नो? बॉडी कहीं भी चली जाए उसको एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगना ही लगना है. इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट 0.
दूसरी बात, जब बॉडी टॉप मोस्ट पोजीशन पे चले जाती है, तब जाकर अगर हम वहां पर टेंजेंट ड्रा करें बेटे, ये देखो टेंजेंट ड्रा करा, तो वेलोसिटी इधर को कुछ ना कुछ रहेगा। तो वेलोसिटी जीरो कहां हुआ? नहीं हुआ। अगर ये जीरो हो गया होता बॉडी, तो यहां से बॉडी ऐसे नीचे को गिर गया होता, पर बॉडी तो ऐसे जाती है आगे। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। तो कौन सा ऑप्शन पिकअप करोगे? शाबाश, टेल मी विच इज द ऑप्शन। बेटे विच इज द ऑप्शन, कम से कम ऑप्शन तो बताओ देख के। If it is the second option, raise two fingers. If it is the third option, raise three fingers. Shabash, what is your option? बच्चे आपके पास असाइनमेंट है या नहीं है? फर्स्ट बेंच गर्ल्स में, मिडल मिडल लाइन। Sir, worksheet is not provided yet. नोट प्रोवाइडेड, फिर बताते क्यों नहीं बेटे? एक मिनट फोन, मैं कुछ क्वेश्चन आपको खुद बताऊंगा, और जितनी देर में हमारा पीरियड आगे चलेगा उतनी देर में वो फोटोस्टेट होकर नीचे से आ जाएंगी। मैं फोन करवाता हूँ बेटे, एक मिनट रुको जरा। तो बेटे मैं आपको अब से मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग भी समझाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे पूछता है कि एक बॉडी को ग्राउंड के साथ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो करा गया और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जा। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। वी आर मूविंग टू बेटे सेकंड क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट इज इट। मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, मैं पढ़ रहा हूं पूरी स्टेटमेंट। ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन moving horizontally at constant speed. What air resistance is taken into consideration? Fall of the earth exactly below the aeroplane, fall of the earth fall of the earth behind the aeroplane, fall to the earth ahead the aeroplane, flies along the aeroplane. ओके बेटे, ध्यान से सुनो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे बेटे क्वेश्चन, एक एरोप्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा था, एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली जा रहा है बेटे, और चलते चलते ये एरोप्लेन एक बॉम्ब ड्रॉप कर देता है, बॉम्ब ड्रॉप कर देता है। तो सभी बच्चों को पता है कि जब बॉम्ब यहां से ड्रॉप होएगा, एरोप्लेन से बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, तो उस वक्त ये बॉम्ब एरोप्लेन का पार्ट ही था, एरोप्लेन का पार्ट था। इसका मतलब जब बॉम्ब एरोप्लेन से अलग हुआ, बॉम्ब को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली हुई है, बॉम्ब को एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली हुई है। तो इसका मतलब है बॉम्ब ऐसे गिरेगा पैराबोलिक पाथ में। लेकिन बच्चे इतने, जो एरोप्लेन है उसके पास इंजन है, एरोप्लेन यहां पर निकल जाएगा, कहां पर निकल जाएगा? आगे निकल जाएगा। यहाँ पर गिर जाएगा बेटे, आवाज ना करो फिर मेरे को दिक्कत आती है पढ़ाने में। एरोप्लेन बॉम्ब वाज ड्रॉप और बॉम्ब ने पैराबोलिक पाथ, बहुत बड़ा प्रोजेक्टाइल पाथ, बिल्कुल ऐसे वाला पाथ बोलो। कहाँ गिरेगा? एरोप्लेन के पास इंजन है, वो आगे निकल जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से ये पीछे रह जाएगा। तो मतलब हम इसको कहेंगे सेकंड क्वेश्चन में, इसमें हम कहेंगे कि fall of the bomb will be on the earth behind the aeroplane, कि एरोप्लेन आगे निकल जाएगा और जमीन पर गिरेगा बिहाइंड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के सीध में जो पॉइंट होएगा उस पीछे बिहाइंड द एरोप्लेन।
तो यही पॉइंट उसने बोला हुआ था कि एग्जैक्टली नीचे गिरेगा या एरोप्लेन से आगे निकल जाएगा या एरोप्लेन के बिल्कुल नीचे गिरेगा या एरोप्लेन के पीछे गिरेगा, बिहाइंड एरोप्लेन आएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया बी, फॉर्म विद बॉल behind the aeroplane, behind the aeroplane. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि मैन थ्रोज ए बॉल फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द ship of the deck. The ship is moving with uniform velocity. The trajectory of the ball seen by the boy on the deck and another boy on the ground. On the ground. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखो क्या कह रहा है। कह रहा है बेटे यहाँ पर एक शिप है, योर शिप, शिप है और मैन थ्रोज फ्रॉम वन एंड ऑफ द अदर एंड, और ये इसका डेक हो गया। ठीक है, यहां से एक बंदा बॉल थ्रो करता है और वो बॉल ऐसे जा रहा है बेटे, उसने बॉल थ्रो करा तो ये बॉल ऐसे से ऐसे जाएगा। ठीक है, बॉल इज थ्रोन। अब वो हमें कहता है कि अगर ये सिचुएशन है, इस बॉल को, जो शिप है, सॉरी शिप के बारे में बोल रहा है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी शिप की, यानी ना तो शिप तेज हो रहा है, ना स्लो हो रहा है, ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉल, द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉल सीन बाय ए बॉय ऑन द डेक। कहता है यहां पर जो लड़का खड़ा होएगा, यहाँ पर एक और बॉय है, उसको इस ट्रैजेक्टरी की क्या मोशन दिखेगा, दिखेगा। बेटे वेरी सिंपल, देखो ये जो लड़का फेंकने वाला है ये भी शिप का पार्ट है, और ये जो दूसरा लड़का है ऑब्जर्वर, ये भी शिप का पार्ट है। तो इन दोनों को ऐसे लगेगा जैसे हम जमीन पे खड़े हैं, हालांकि शिप चल रहा है। तो उसके लिए बिल्कुल ऐसे ही मोशन होएगा जैसे ये मोशन जमीन पे फुटबॉल का होएगा, बिल्कुल वैसा ही उसको दिख जाएगा बेटे। राइट, तो उस लड़के को जितनी हाइट यहां से दिखेगी, ये वाली हाइट, हाइट ऑफ द बॉल कितनी ऊंची जाएगी, जिसको टीचर ने येलो कलर से दिखाया, जितनी हाइट इस लड़के को दिखेगी उतनी ही हाइट एक दूसरा ऑब्जर्वर भी बोला है, अनदर बॉय ऑन द ग्राउंड। कहता है ये जो ग्राउंड के ऊपर खड़ा लड़का, उसको इस प्रोजेक्टाइल की कितनी हाइट दिखेगी, ये जमीन के ऊपर खड़ा ग्राउंड, तो बेटे उसको भी उतनी हाइट दिखेगी। ओके, तो उसकी हाइट और दोनों लड़कों की हाइट जो बॉल की दिखेगी, एच विल बी इक्वल टू एच डैश, दोनों की सेम हाइट दिखेगी। तो इसमें कहीं पर बोला हुआ है कि इसको ज्यादा दिखेगी, इसको कम दिखेगी, इसको कम दिखेगी, इसको ज्यादा, ऐसे करके ऑप्शंस दे रखी हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि दोनों लड़कों को प्रोजेक्टाइल की हाइट सेम ही दिखनी चाहिए, एच इज इक्वल टू एच डैश। इस तरह से हमारा इसमें डी ऑप्शन बना, डी ऑप्शन। ओके, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। A body is projected into the air on reaching the maximum height. ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बेटे, ध्यान से सुनना, बॉडी को जमीन पे ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन फेंका गया और वो जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई बॉडी, जब ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई, उसके ऊपर क्या बात कर रहा है, ऑन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। अब देखो इसमें क्या क्या कह रहा है, कह रहा है इट्स वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, इट्स वेलोसिटी नीड नॉट बी जीरो, इट्स वेलोसिटी इज नेगेटिव, और फोर्थ है
नन ऑफ दिस, इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटे एक बात ध्यान से सुना, मैं आपको समझाऊं। जब हम अभी टॉप मोस्ट पोजीशन नहीं लेते, कोई और लेते हैं पहले। मान लो पहले यहां पर मैंने बोली, तो बॉडी की जो वेलोसिटी होती है दैट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। तो ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर की लाइन बनाई है, ये टेंजेंट है व्हाइट लाइन पर। तो वेलोसिटी इधर को होगी। जब बॉडी अलोंग द टेंजेंट है तो इसके दो कंपोनेंट करे जा सकते हैं। आपको टीचर ने सिखाया था, जिधर एंगल बना हो, मान लो ये अल्फा एंगल हो, जिस तरफ एंगल बना हो उधर वेलोसिटी का कोसाइन कंपोनेंट होता है, v cos थीटा। और जिधर एंगल नहीं बना होता, देखो इधर नहीं बना हुआ अल्फा, तो इतना कंपोनेंट हो जाएगा साइन कंपोनेंट। ओके, तो यानी बेटे जब हम, योर अटेंशन, जब हम नॉन टॉप पोजीशन पर होते हैं, नॉन टॉप पोजीशन पर, तो वर्टिकल कंपोनेंट की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। लेकिन जैसे ही हम टॉप पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, तो बॉडी टेंजेंट इधर को होएगी, देखो टेंजेंट इधर को होएगी टॉप पोजीशन पर, तो सारी की सारी वेलोसिटी इधर ही होएगी। तो हमेशा याद रखना, जो चीज हॉरिजॉन्टल हो जाती है, एग्जैक्ट जो वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो, उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। और अगर कोई वेक्टर वर्टिकल हो तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है। तो ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होगी। टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे वाला कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया। लेकिन वेलोसिटी एज ए होल जीरो नहीं हुई। एज ए होल जीरो होगी होती तो दोनों कंपोनेंट जीरो होते, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो रहेगा, क्योंकि अगर ये भी जीरो हो गया होता तो बॉडी यहां से आती और जेड पॉइंट पर जाकर ऐसे नीचे गिर जाती, पर बॉडी तो आगे निकल गई। इसका मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी नीड नॉट बी जीरो हेयर। तो देखो इसमें बी बी ऑप्शन है, फोर्थ का बी ऑप्शन, कि क्या आपकी वेलोसिटी वहां पर जीरो है टॉप पोजीशन पर। आप कहोगे नॉन जीरो है जी, नॉट जीरो। हाँ, अगर वो हमसे ये पूछ लेता कि टॉप पोजीशन पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो होता है, तब हमने यस करना था। उसने कंपोनेंट के बारे में बात ही नहीं करी, उसने बोला वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। नो, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, पूरी वेलोसिटी जीरो नहीं है। ठीक है बेटे, तो मैंने अपने बच्चों को ये अभी 3-4 क्वेश्चन बताए। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, नॉट 5। तो जिन बच्चों को इसकी कौन सी ऑप्शन बनी फोर्थ की, इसकी सेकंड ऑप्शन बनी बी ऑप्शन। अब जिन बच्चों को ये चारों क्वेश्चन समझ आ गए, प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ओके बेटे, अब घबराना मत, मैं बिना असाइनमेंट के ही सर डाउन डाउन सारा समझा के छोड़ूंगा अपने बच्चों को, बस ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। लो बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कीपिंग द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट, the angle of projection is increased from 0 degree to 90 degree. The horizontal range of the projectile, horizontal range के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा। अब मैं बताना चाहूंगा, उसने ये लिया ग्राउंड और यहां से u वेलोसिटी दी हमें,
और ये एंगल है थीटा। कहता जब मैं यहां से फुटबॉल को किक मारूंगा तो मैं बारी बारी किक मारता हूं और इस थीटा को चेंज करता हूं। हमने कहा कितने से कितने के बीच में चेंज करते हो? कहता मैं अपने थीटे को चेंज करता हूं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो हमने कहा भाई 0 डिग्री में तो तुम्हें ग्राउंड के ऊपर ही किक मारनी पड़ेगी। कहता ठीक है, फिर मैं 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, फिर एक जगह ऐसी आएगी जब उसको वर्टिकल भी किक मारनी पड़ेगी, तभी ये रेंज होगी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की। ओके कहा, हमने कहा ये मान लेते हैं आपकी बात। अब पूछना क्या चाहते हो? देन द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हमको पता है कि यहां पर जाकर अगर ये ऐसे गिरे, इस हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं इसको, जो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ फॉल तक होती है। इसके बारे में क्वेश्चन है। हमने कहा जी क्वेश्चन में क्या क्या है आपके बताओ। कहता पहले तो ये गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू 90 डिग्री। कहता जब मैं इस थीटा को 0 से 90 करूंगा तो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज लगातार बढ़ती जाएगी। गलत। हमने क्या सोचा था? हमने ये पढ़ा था जब नीरज चोपड़ा की एग्जांपल ली थी कि जब ये एंगल 45 डिग्री होता है तभी आर मैक्सिमम होती है। इसका मतलब जब उसका थीटा 45 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो आर मैक्सिमम से कम होगी। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 0 से 90 होने पर आर लगातार बढ़ेगा, तो पहली ऑप्शन तो गलत होगी। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, डिक्रीजेस अप टू 90 डिग्री। कैसे? जैसे ही एंगल 0 से 90 जाएगा आर लगातार डिक्रीज होएगा, ये भी गलत है। हमें तो अच्छे से पता है कि ये 45 डिग्री तक मैक्सिमम होती है। तीसरा कह रहा है इंक्रीजेस अप टू 45 डिग्री एंड डिक्रीजेस लेटर ऑन। देखो क्या कह रहा है। कहता जब तक ये थीटा 45 डिग्री तक बढ़ता है, 0 से 45 डिग्री तक, तब तक आर बढ़ता है, और उसके बाद एंगल जो होता है 45 डिग्री प्लस से लेकर 90 डिग्री तक आर डिक्रीज करता है। तो हमें ये सही लगता है। फिर भी देखते हैं अगला ऑप्शन, डिक्रीजेस अप टू 45 डिग्री एंड इंक्रीजेस लेटर। यानी इससे अपोजिट बोला है उसने, ऐसे करके ऐसे बोला है। तो ये फोर्थ ऑप्शन ये तो बिल्कुल गलत। इसका मतलब ये हो गया हमारा ये सही है। ओके। एक बच्चा कहता सर आप कैसे कह सकते हो 45 डिग्री पर आर मैक्सिमम होगा? हम आपकी बात मान लेते हैं कि फिफ्थ का सी ऑप्शन है, 45 डिग्री तक बढ़ेगा और घटेगा। आपने बोला हमने मान लिया, क्या आप प्रूफ दे सकते हो? मैं कहूंगा बेटे बिल्कुल। क्या आपको याद नहीं है हमने आर का फार्मूला क्या पढ़ा था? आर का फार्मूला हमने पढ़ा था यू सब्सक्रिप्ट वाई बाय 5 इंटू यू सब्सक्रिप्ट एक्स। बच्चा कहता हाँ जी सर, ऐसे ही पढ़ा था। फिर हमने इसको बोला था कि ये खुद किसके बराबर था, यू सब्सक्रिप्ट वाई। सर ये यू साइन थीटा था और ये यू कॉस थीटा था। यू कॉस यू इसका स्क्वायर बन गया यू का, और नीचे हमने 5 को लिखा था ग्रेविटी बाय 2। तो फिर हमने बोला कि जब ये हमारा आर इतना है, इसको आगे फार्मूले को बंद कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, ये 2 चला गया यहां पर बेटे, ग्रेविटी नीचे चला गया, साइन थीटा कॉस थीटा। फिर मैं बच्चे को बोलूंगा क्या आपको ये मैथ का फार्मूला याद है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चा कहता है सर याद है। तो मैं कहूंगा देखो 2 भी पढ़ा है, साइन थीटा भी पढ़ा है, कॉस थीटा भी पढ़ा है, इनको क्लब कर देते हैं। तो जब मैं इसको इतने हिस्से को हटाकर साइन 2 थीटा लिख देता हूं तो आर मेरा आ गया यू स्क्वायर एज इट इज आ गया, ग्रेविटी यूज हो गया, और साइन 2 थीटा आ गया। बच्चा कहेगा सर अभी भी मेरे को ये नहीं पता लगा कि आपने 45 डिग्री तक आर को मैक्सिमम कैसे करा। मैंने कहा अभी पता लगेगा, बस ध्यान से देखो। अगर आर का फार्मूला इतना आ गया तो इस आर के मैक्सिमम होने के लिए या तो पहली ब्रैकेट को मैक्सिमम होना पड़ेगा, या नहीं बल्कि दोनों ब्रैकेट्स को मैक्सिमम होना पड़ेगा।
और दूसरी ब्रैकेट को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। बच्चा कहता है सर पहली ब्रैकेट को तो आप मैक्सिमम कर ही नहीं सकते क्योंकि यू आपको गिवन है और ग्रेविटी वैसे ही कांस्टेंट है। अब सेकंड पे बात करो। मैंने कहा बिल्कुल सही। जब सेकंड ब्रैकेट मैक्सिमम हो जाएगी आर मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन जिस बच्चे का मैथ अच्छा है उसको पता है कि सर साइन 2 थीटा जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आप बात कर रहे हो ना वो हमेशा 1 होती है, 1 से ज्यादा होती ही नहीं। मैंने कहा लेकिन वो साइन साइन थीटा साइन का कोई एंगल 1 होता कहां पर है? सर जब साइन 90 डिग्री हो तो इसको साइन 90 डिग्री से इक्वेट कर देते हैं तो दोनों तरफ साइन साइन कट, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ आ गया कि आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दूर जाकर जेवलिन थ्रो गिरेगा या फुटबॉल गिरेगा या शॉर्ट पुट गिरेगा, वो तब गिरेगा अगर यू को कांस्टेंट रखते हुए थीटा को 45 डिग्री रखा जाए। इसीलिए नीरज चोपड़ा क्या करता है, हमारा ओलंपिक गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट, वो ताकत तो जितनी लगाता ही है उसके शरीर में, तो यू तो उसका कांस्टेंट हो गया और ग्रेविटी को वो चेंज नहीं कर सकता, ये तो 9.8 है ही है। इसलिए वो अपने जेवलिन थ्रो को दूर तक फेंकने के लिए थीटा को 45 डिग्री तक एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ओके। वैसे मैं एक और बात बताना चाहूंगा, अगर इसको बिल्कुल एक्यूरेसी से करा जाए तो इस एंगल की वैल्यू आती है 44.9 डिग्री। 44.9 डिग्री आती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। ओके। तो पर यूजुअली साइंटिस्ट 45 ही लेते हैं। अब इसका मतलब है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Keeping the velocity of the projection constant and angle of the projection changing from 0 to 90 degree, the horizontal range of the projectile। बेटे ये सिक्स्थ क्वेश्चन ना इसने रिपीट कर दिया गलती से। तो अच्छा मैक्सिमम हाइट लिखना था इस बार इसमें। हाँ मैक्सिमम हाइट है इस बार, सॉरी सॉरी चेंज नहीं है। पिछली बार आर के ऊपर क्वेश्चन था हॉरिजॉन्टल पे, इस बार हाइट पे है। तो वो कह रहा है कि ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और आप उन्हें इस बार एच पे कंसंट्रेट करना है, एच पे यानी कि अल्टीट्यूड पे, वर्टिकल रेंज पे, मैक्सिमम हाइट पे। कहता मैं अपना थीटा चेंज कर रहा हूं 0 से 90 डिग्री तक, वेरीज। अब मेरे को एच के बारे में बताओ आप। हमने कहा सर ऑप्शन क्या है? देखो बेटे पहली ऑप्शन क्या कहता है, पहली ऑप्शन कहता है कि ये एच आपका लगातार बढ़ता जाएगा। दूसरा है एच हमारा डिक्रीज होता जाएगा लगातार। तीसरा ऑप्शन है हमारा पहले 45 तक बढ़ेगा फिर घटेगा। चौथा है हमारा 45 तक घटेगा फिर बढ़ेगा। बेटे सीधी सी बात है, ध्यान से देखो। यू तो उसकी कांस्टेंट है जितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर, अगर मैं इस एंगल को ज्यादा करता जाऊंगा तो बॉडी हमारी ऐसे टेढ़ा जाने की बजाय ऊंचा जाती जाएगी। इसका मतलब है 0 से 90 डिग्री तक जाते हुए हाइट लगातार इंक्रीज करेगी। हाइट में ये चेंज नहीं है, जबकि हॉरिजॉन्टल रेंज में ये बात याद रखनी है आपने। हॉरिजॉन्टल रेंज में ये बात याद रखनी है कि 0 से 45 डिग्री तक आर बढ़ेगा, 45 से 90 तक आर घटेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। लेकिन वर्टिकल रेंज में जैसे ही थीटा 0 से 90 डिग्री जाएगा तो बॉडी मैक्सिमम ऊंची होती जाएगी। तो ये लगातार बढ़ेगा। सिक्स्थ का फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। एक बच्चा कहता है सर जैसे आपने इधर प्रूफ दिया है क्या आप इधर भी प्रूफ दे सकते हो? ऐसे आपने इधर हमें 45 डिग्री का प्रूफ दे दिया, क्या उधर भी समझा सकते हो कि एच जो है ओवरऑल मैक्सिमम होएगा 90 डिग्री तक, 90 डिग्री पर सुपर मैक्सिमम होएगा? मैंने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। देखो प्रूफ, एच का फार्मूला लिखते हैं। एच का फार्मूला क्या कराया था टीचर ने? यू सब्सक्रिप्ट वाई बाय 5, यू सब्सक्रिप्ट वाई बाय 4, ये था हमारा फार्मूला। अब इसको हम सेटल करते हैं।
u सब्सक्रिप्ट y कितना था हमारा, वो था u साइन थीटा। थीटा ये दिखाया हुआ है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और यहाँ भी u y, यहाँ भी u y, इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा u साइन थीटा का स्क्वायर। और नीचे देखो 20 बन गया, 5 into 4, 20 को हमने ट्वाइस ग्रेविटी लिख दिया था, ये फार्मूला बन गया। अब बच्चा कहता है सर आपने इस एच को मैक्सिमम करना है और हमें प्रूव करके बताओ कि बिल्कुल ही मैक्सिमम आपका तब होएगा जब बॉडी को वर्टिकली अप फेंक दिया जाएगा, यानी कि आपका थीटा मैक्सिमम 90 डिग्री होएगा तो एच भी मैक्सिमम होएगा। मैंने कहा अभी देखते हैं। मैंने कहा बेटे इस एच के फार्मूले को ब्रैकेट्स में लिखते हैं। पहली ब्रैकेट तो बन गई यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ग्रेविटी, और दूसरी ब्रैकेट बन गई साइन थीटा का स्क्वायर। बच्चा कहता है सर बिल्कुल सही। तो मैंने उसको समझाया बच्चे को कि बेटे ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसके मैक्सिमम होने से एच मैक्सिमम हो जाएगा। सर फर्स्ट ब्रैकेट क्यों नहीं बोली आपने? इसलिए नहीं बोली क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में एक तो 2 है कांस्टेंट, और ग्रेविटी है 9.8, ये भी कांस्टेंट है, और u की वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी गिवन होती है हमें, इसको हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। तो पहली ब्रैकेट तो सारी कांस्टेंट होगी, दूसरी ब्रैकेट वेरिएबल है, जब वो मैक्सिमम होगी तो ये भी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब बच्चा कहेगा सर आपका मतलब ये हुआ कि जब साइन थीटा का स्क्वायर मैक्सिमम हो जाएगा तो आपका एच मैक्सिमम हो। बिल्कुल सही। तो जिस चीज का स्क्वायर करना है वो खुद ही मैक्सिमम होनी चाहिए, इसका मतलब साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, तभी एच मैक्सिमम होएगा। अब बच्चा बोलेगा सर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और जो भी साइन 90 के बराबर होती है तब होता है 1। तो मैंने कहा साइन साइन कट दो, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री पर होकर एच मैक्सिमम हो जाएगा, यानी एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एच इज सुपर मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। जिन बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन विद प्रूफ समझ आ गए हैं वो मेरे को रेज योर हैंड करो, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। शाबाश, रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। राइट हैंड तब खड़ा करना अगर आपको समझ आ गया, लेफ्ट हैंड तब खड़ा करना है जब नहीं समझ आए। बेटे मैं कह रहा हूं लेफ्ट हैंड तब खड़ा करना जब नहीं समझ आए। और अगर कोई ऐसा बच्चा ना प्लीज बैठा हो जिसका कोई हाथ ना खड़ा हो, लेट मी चेक, लेट मी चेक। सभी को आ गया, शाबाश, बहुत अच्छा ब्रेन है। आप कुदरत का थैंक यू करोगे, पहली बार ही आपको समझ आ रही हैं ये चीजें, ठीक है। और हमें टीचर्स का भी थैंक यू करना चाहिए, अगर वो डिसिप्लिन ना रखें तो हम पढ़ ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं बेटे। 7 पे, 7 पे जाने से पहले एक बार मैं आपको पुराना रिव्यू दिखाना चाहता हूं। देखते हैं बच्चे आपको भूल तो नहीं गया, ये बताया था कुछ है सारा अभी तक माइंड में, उसके बाद आगे चलते हैं। ये बताया आपको, अब हम और आगे चलते हैं। शाबाश बेटे, लेट्स मेक 4 कॉलम्स, लेट्स ट्राई टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस। अगर स्पेस सफिशिएंट हो, नहीं तो हम कम क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द पाथ ऑफ द स्टोन इज। सुनो ध्यान से, एक बच्चा ट्रेन में बैठा है, उसके हाथ में छोटा सा पत्थर पकड़ा हुआ है, ट्रेन चल रही है हॉरिजॉन्टली, उस बच्चे ने खिड़की से पत्थर ऐसे फेंक दिए, ठीक है। अब वो कहता है जो वो पत्थर गया, जिस रास्ते से गया उस रास्ते की शेप क्या होगी, उसको बोलते हैं इंग्लिश में शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी। कैसे? फर्स्ट ऑप्शन पैराबोला फॉर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ द ऑब्जर्वर, horizontal straight line for an observer inside the train. C option, both of the above are true. D option, none of the above is true. ध्यान से सुनो, समझाता हूं।
ये हमारी एक ट्रेन है, ट्रेन का एक डिब्बा लगा लो बेटे, और इस ट्रेन में यहां पर एक बच्चा बैठा है। इस बच्चे ने पत्थर फेंक दिया। ओके, अब देखो, जब इस बच्चे ने पत्थर फेंका, व्हाट हैपेंस? तो इसने पत्थर फेंका, जो पत्थर है जब इसके हाथ से अलग हुआ स्टोन, तो उस पत्थर को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली हुई थी। क्यों? बिकॉज दैट स्टोन वाज द पार्ट ऑफ द ट्रेन। वो पत्थर जो था वो ट्रेन का हिस्सा था, क्योंकि ट्रेन खुद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से चल रही है, तो वही ट्रेन की वेलोसिटी पत्थर की वेलोसिटी भी होगी। उसके बाद वो ट्रेन से अलग हो गया, यानी जब वो अलग हो गया तो पत्थर को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो मिली हुई है, करेक्ट? कितनी? बिल्कुल ट्रेन वाली। पर इस ट्रेन से जब ये पत्थर ऐसे जाता है तो आगे इसको ग्रेविटी नीचे खींचती है, तो ग्रेविटी के प्रभाव की वजह से ये आगे जाता जाता, और ग्रेविटी के असर की वजह से दोनों दोनों चीजों के असर की वजह से ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, ऐसे गिरेगा। लेकिन ये जो पैराबोलिक पाथ है, ये किसको दिखेगा? पैराबोलिक पाथ कौन से ऑब्जर्वर को ऐसा रास्ता दिखेगा पत्थर का? बेटे ये उस बच्चे को दिखेगा जो ट्रेन का हिस्सा नहीं है लेकिन बाहर खड़ा होकर देख रहा है, उसको दिखेगा ये। क्योंकि ये लड़का दोनों वेलोसिटीज को देख पाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का असर भी देख पाएगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी असर देख पाएगा, और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है कि ये पत्थर जो है पैराबोलिक ट्रैक को फॉलो करेगा। लेकिन उसने बोला कि एक लड़का ऐसे भी है जो ट्रेन के अंदर ही इसको देख रहा है, पिछली सीट पे बैठा हुआ है, येलो कलर वाला बच्चा। बेटी जो येलो कलर वाला बच्चा है, जो सिर्फ ऑब्जर्वर है ट्रेन के अंदर, उसने खुद नहीं पत्थर फेंका, तो वो, उसको भी तो ट्रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली हुई है। तो जब येलो वाला बच्चा खुद खुद भी उसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस येलो वाले बच्चे को हॉरिजॉन्टल ट्रेन की ये वेलोसिटी दिखेगी नहीं, उसको सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट दिखेगा वर्टिकली। तो जो येलो वाला बच्चा है उसको बॉडी वर्टिकली डाउन गिरता हुआ दिखेगा पत्थर। ये बिल्कुल ऐसी बात है, ध्यान से सुनो। अगर मैं ऐसे बाइक लेके जा रहा हूँ हीरो होंडा, और मेरा साथ वाला दोस्त बुलेट पे जा रहा है, हम दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं, तो क्योंकि हम दोनों की रिस्पेक्टिव वेलोसिटी सेम है, हम एक दूसरे की वेलोसिटी नहीं देख पाते। लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा ऐसे खड़ा होकर हम दोनों दोस्तों को देखेगा, तो हमें उस तीसरे बंदे को हम दोनों दोस्तों की वेलोसिटी दिखेगी। तो ये एक तरह से तीसरा बंदा हो गया। और ये दोनों एक, ऐसे समझ लो, एक बुलेट वाला है एक हीरो होंडा वाला है। तो जब ये एक ही ट्रेन का पार्ट है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो इसको इनको आपस में वेलोसिटी नहीं दिखेगी, और उस पत्थर की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि पत्थर ट्रेन से अलग होने से पहले पत्थर की भी वही वेलोसिटी थी जो ट्रेन की वेलोसिटी थी। तो इतनी देर में ट्रेन निकल जाएगी, अभी इसकी वेलोसिटी कोई खास नहीं चेंज होएगी। तो इसका मतलब है उसको हॉरिजॉन्टल पार्ट वेलोसिटी का दिखेगा नहीं, इस पत्थर का वर्टिकली दिखेगा। तो हमेशा याद रखना, जो ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर बैठा है उसको पत्थर वर्टिकली डाउन गिरता हुआ दिखेगा, जो ट्रेन के बाहर कोई खेतों में काम कर रहा फार्मर है उसको पत्थर पैराबोलिक पाथ में दिखेगा। गॉट इट? इसका मतलब हुआ हमारा सेवंथ क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन 8 में बोलता है ए एंड बी आर टू ट्रेन्स मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, इफ ए बॉल इज थ्रोन vertically up from train A, the path of the ball is। अब ध्यान से सुनो, एक ट्रेन ऐसे चल रही है और दूसरी ट्रेन भी ऐसे ही चल रही है। तो एक ट्रेन में बच्चा बॉल को ऊपर को फेंकता है ऐसे, एक ट्रेन में। अब इस चलती हुई ट्रेन में ये दोनों ट्रेनें पैरेलल चल रही हैं एक दूसरे के, यानी कि ना कोई तेज चल रही है ना कोई स्लो चल रही, पैरेलल चल रही। ठीक है?
अब ये जो बॉल फेंकी है इसका पाथ कैसे दिखेगा? पहला ऑप्शन, पैराबोलिक फॉर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। कहता ये जो बॉल है ये ऐसे दिखेगी, पैराबोलिक, जो लड़का ट्रेन के बाहर खड़ा है तब ऐसे दिखेगी। दूसरा कहता है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दिखेगी फॉर एन ऑब्जर्वर इन बी व्हेन बी इज मूविंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। कहता है ए ट्रेन के बराबर ही बी ट्रेन जब चल रही है और सेम डायरेक्शन में चल रही है तब यहां पर बैठे हुए लड़के को ये वर्टिकली अप जाती दिखेगी, वो वाली। सी ऑप्शन कह रहा है a particle for an observer CB when B is moving with the same speed but in opposite direction। कहता अगर ये बॉडी B इधर को चल रही होगी तो ये उसको स्टोन एक पार्टिकल के रूप में दिखेगा, बस ऐसे डॉट दिखेगा। फोर्थ कहता है ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू, ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। देखो बेटे, a particle for an observer B when B is moving with the same speed but in opposite direction। फोर्थ में बोल रहा all the three options given above are true, ये फोर्थ ऑप्शन। देखो बच्चे ध्यान से सुनो, पहले हम बाहर वाले ऑब्जर्वर की बात करते हैं। जो बाहर वाला ऑब्जर्वर है इस बॉल को ट्रेन के अंदर बैठे हुए लड़के ने ऊपर को फेंका। अब ध्यान से सुनना, ट्रेन के अंदर बैठे हुए लड़के ने अपने हिसाब से ऊपर को फेंका, वर्टिकल वेलोसिटी दे दी, लेकिन ट्रेन चल भी तो रही है तो ट्रेन को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली हुई है। तो जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी हो और वर्टिकल वेलोसिटी भी हो तब बॉडी पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। तभी तो मैंने प्रोजेक्टाइल के केस में ऐसे बताया था आपको। देखो कि अगर कोई बॉडी यहां पर है उसकी वेलोसिटी इधर को है तो उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। तो इसमें वर्टिकल कंपोनेंट उस लड़के ने ऊपर को फेंक के दे दिया और हॉरिजॉन्टल मिल ही रहा है, ट्रेन आगे जा रही है तो दोनों कंपोनेंट मिल गए। तो आउटसाइड पर जो खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है उसको ये पाथ ऐसे दिखेगा, ये नेट वेलोसिटी होगी। तो पहला ऑप्शन सही हुआ। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ बच्चा है उसको ये बॉल बिल्कुल वर्टिकली अप जाती दिखेगी, पैराबोलिक नहीं दिखेगी। ये भी सही है सेकंड ऑप्शन। जानते हो क्यों सही है ये सेकंड ऑप्शन? क्योंकि जो दूसरी ट्रेन है वो सेम स्पीड से सेम वेलोसिटी में जा रही है। ये बिल्कुल फिर वही बात आ गई, एक बच्चा हीरो होंडा पे दूसरा बुलेट पे, दोनों पैरेलल पैरेलल बाइक चला रहे हैं बातें करते हुए, तो आपस में वो एक दूसरे को रेस्ट में देखेंगे। इसलिए जब ये दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चल रही हैं तो इस सेकंड वाली ट्रेन के अंदर बैठे हुए ऑब्जर्वर को फर्स्ट ट्रेन के अंदर जो बॉडी है जो थ्रो करेगी है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं दिखेगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट दिखेगा। तो सेकंड ऑप्शन में बोला हुआ है इस ऑब्जर्वर को बॉल वर्टिकली अप जाते हुए दिखेगी। बिल्कुल सही। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन फॉर एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन बी क्लास B train when B train is moving with same speed in the same direction as that of A। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। अब थर्ड ऑप्शन में कहता है कि भाई ये जो बॉल है ना, तो ए पार्टिकल फॉर एन ऑब्जर्वर B when B is moving in with the same speed in the opposite direction। कहता मान लो ये जो B है इधर को ना जाकर इधर को जाएगी और वो भी सेम स्पीड से जितनी A की है। तो इसका मतलब हो गया, तो वेलोसिटी को हमने नलिफाई कर दिया, ये इधर को जा रही थी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने इधर को दे दी। तो इसका मतलब है ये पार्टिकल उस ऑब्जर्वर को एक पार्टिकल ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो सारे ऑप्शन ट्रू हो गए इसके, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, दो बुलेट्स हैं उनको साइमल्टेनियसली फायर करा गया है हॉरिजॉन्टली बट विद डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम द सेम स्पेस प्लेस, विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। दो बुलेट्स हैं
उनको एक ही पोजीशन पर साइमल्टेनियसली हिट कर दिया गया। ध्यान से सुनो। कहता एक क्वेश्चन नंबर 9 में एक, मान लो एक बंदे ने ये पिस्टल पकड़ा हुआ है और बिल्कुल उसी के बिल्कुल पैरेलल दूसरे बंदे ने अपना पिस्टल पकड़ा हुआ है। दो पिस्टल है बिल्कुल पैरेलल पोजीशन पर, एक ही पोजीशन से, और येलो वाले ने येलो बुलेट फायर कर दी और व्हाइट वाले ने व्हाइट बुलेट फायर कर दी। ठीक है। अब वो कहता है जब आपने इनको फायर करा तो ये बताओ नीचे लिखी हुई बातों में कौन सी बुलेट इनको पहले जमीन को पहले हिट करेगी, ये बताना आपने। कौन सी बुलेट जमीन को पहले हिट करेगी। कहता ध्यान से सुनो, मैंने ये नहीं बोला कि दोनों बुलेट्स की वेलोसिटी बराबर है, मैंने ये बोला दोनों साइमल्टेनियसली फायर करी गई। कहता वो जमीन को पहले हिट कर देगी, जमीन को ऐसे गिरते गिरते, जो जो तेज है। कहता जिस बुलेट को फास्ट फायर करा गया वो जमीन पे पहले हिट करेगी और येलो वाली बाद में करेगी। ये पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है जो बुलेट स्लो है, जो बुलेट स्लो है वो पहले जमीन पे हिट करेगी। दूसरा बच्चा कहता है सर येलो कलर वाली अगर आप स्लो ले रहे हो तो वो पहले हिट कर जाएगी जमीन को। और तीसरा बच्चा कह रहा है बोथ, तीसरी ऑप्शन बोथ विल हिट दी ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ठीक है। और चौथा बच्चा कह रहा है जो पिस्टल इसमें भारी होएगी वो जल्दी हिट कर जाएगी, जिसका मास ज्यादा होगा वो जल्दी हिट कर जाएगी। ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो मैं पहले तो इसका आंसर बता दूं फिर उसका लॉजिक बताता हूं। बेटे ये दोनों बुलेट चाहे फास्ट स्पीड से है चाहे स्लो स्पीड से है, चाहे भारी है चाहे हल्की है, दोनों की दोनों बुलेट्स अलग अलग जगह पे तो हिट कर सकती हैं, लेकिन उनको गिरने के लिए जो टाइम लगेगा, टाइम फैक्टर, वो सेम होगा। सेम होगा, बिल्कुल सेम टाइम पे वो हिट करेंगी। नाइन्थ की सी ऑप्शन है। अब मैं अपने बच्चों को समझाऊंगा कि ये सेम ऑप्शन क्यों है, वाई सो। ध्यान से सुनना, अब ये सेम टाइम क्यों है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बेटे जब बॉडी ग्राउंड के ऊपर हिट कर रही है ऐसे आके, तो उसकी कौन सी वेलोसिटी मदद कर रही है, हॉरिजॉन्टल पार्ट मदद कर रहा है कि वर्टिकल पार्ट मदद कर रहा है। बच्चा बोलेगा सर ये तो सिंपल ही है, जब जमीन पे हिट करना है तो वर्टिकल पार्ट मदद करेगा। बिल्कुल सही। अब मैं उसको बोलूंगा बच्चे को कि जब यहां बुलेट ऐसे हॉरिजॉन्टली फायर करी गई है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में कितनी। बच्चा बोलेगा सर वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में 0। मैंने कहा कैसे। सर आपने ही तो समझाया था जो वेक्टर हॉरिजॉन्टल होता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 और जो वेक्टर वर्टिकल होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0। तो आपने खुद ही बोला है कि बुलेट्स हॉरिजॉन्टली फायर करेंगे, तो नीचे की मोशन को, वर्टिकल मोशन को डिस्कस करने के लिए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। मैंने कहा ओके, टाइम फैक्टर हम निकालना चाहते हैं। दोनों एक ही पोजीशन से हिट करी है इसलिए दोनों की हाइट सेम है, जिससे हिट करी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सभी के लिए नीचे को खींचना जी हो गया। मेरे को टाइम फैक्टर चाहिए। अब टीचर ने आपको ऑर्फन मेथड सिखाया था। हमारी इस सिचुएशन में ऑर्फन सिंबल कौन सा है, वेलोसिटी। क्योंकि ऑर्फन सिंबल कौन सा होता है, नाइदर आस्क्ड नॉर गिवन। ये हमारा ऑर्फन हो गया। तो सर आपने पिछली बार समझाया था कि उस इक्वेशन को यूज करना चाहिए जिसमें हमारा ऑर्फन सिंबल मिसिंग हो। तो बिल्कुल सही, ये इक्वेशन यूज करते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। इसमें कहीं भी फाइनल वेलोसिटी का सिंबल है ही नहीं। तो जब हम इसको यूज करेंगे, इसको सॉल्व करते हुए आप देखो यहां पर एच आएगा, इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट करते ही ये खत्म हो गया, प्लस हाफ ग्रेविटी और टी का स्क्वायर। तो यहां से मैं टाइम फैक्टर निकालता हूं। टाइम फैक्टर कितना आ गया बेटे, 2g 2h डिवाइडेड बाय ग्रेविटी, लेकिन टाइम का स्क्वायर आएगा, अंडर रूट भी कर दो। तो इस टाइम में देखो ध्यान से, बुलेट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कहीं रोल ही नहीं है, कहीं पर भी वेलोसिटी नहीं है उस टाइम में।
इसलिए चाहे कोई फास्ट जा रही हो चाहे स्लो जा रही हो बराबर हिट करेगी। दूसरी बात देखो, ये जो बुलेट हमने फेंकी है ये भारी है कि हल्की है? कहीं पर भी बुलेट का मास नहीं है फार्मूले में। तो जब भी आपने फिजिक्स में थ्योरी के क्वेश्चन का भी जवाब देना होता है, फार्मूले की मदद से देना होता है। तो आप बोलोगे इन द टाइम फैक्टर नाइदर द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ नन ऑफ द बुलेट्स इज इन्वॉल्व्ड nor the mass of the bullet is involved, so therefore time is not dependent on both of those factors. So time to fall the ground for the yellow bullet as well as white bullet will be same. तो जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड, हैव यू अंडरस्टूड? बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। इस तरह से हमने क्वेश्चन 9 कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। देखो क्वेश्चन 10 क्या कहता है। कह रहा है ए ट्रेन इज मूविंग ड्यू ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन को ट्रेन जा रही है एंड कार इज मूविंग ड्यू नॉर्थ विद इक्वल स्पीड्स। ए पैसेंजर इन द ट्रेन फाइंड्स द कार इन मूविंग इन विच डायरेक्शन। समझाता हूं, सभी बच्चे ध्यान से देख ले बेटे, ये साइंस के सब्जेक्ट है। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो पेपर में आपका सारा हिसाब किताब खत्म। शाबाश, मेरा ख्याल है लास्ट क्वेश्चन ही हो पाएगा, प्लीज ध्यान से सुनो। तो ये देखो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये चार डायरेक्शन है। कह रहा है इसमें एक एक ट्रेन जा रही है ईस्ट की तरफ, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इधर को है ईस्ट की तरफ। और दूसरा बच्चा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ द कार जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। करके एक क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा सुन लो, इतनी क्या उथल पुथल होगी। साइंस पढ़ो साइंस, क्वेश्चन बाद में तरफ जा रहे हो, कार नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, बेटे बेटे प्लीज अपने आप को अपनी अपने हैबिट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो कार इधर जा रही है, ट्रेन इधर जा रही है, तो हम दोनों को रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखेगी। रिजल्टेंट रिजल्टेंट किधर को आएगी? पैरेललोग्राम बनाओ। तो ट्रेन हमें इधर को जाते हुए दिखेगी जिधर को टीचर ने येलो एरो बनाया। रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर को गई? फिर इधर को होगी। इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। और अगर ये दोनों वेलोसिटियां बराबर हैं मैग्नीट्यूड वाइज, कार की और ट्रेन की, तो ये बिल्कुल सेंटर में से जाएगी। इधर भी 45 डिग्री एंगल बनाएगी, इधर भी 45। तो इनको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया 10th का ए ऑप्शन सही हो गया। 6 क्वेश्चन असर्शन रीजन के हैं और एक केस स्टडी है, वो आप पर्सनल करना। नहीं होगा तो फिर मैं उसको देखूंगा। ये वाला 10th क्वेश्चन जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर दिए। ये क्वेश्चन हम अगली बार करेंगे इसको, क्योंकि इसमें कुछ और पूछा हुआ है। वो कह रहा है अ पैसेंजर इन द ट्रेन फाइंड्स द कार मूविंग इन दिस डायरेक्शन। कार ट्रेन में जाते हुए को कार किधर को जाते हुए दिख रही है। ये रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन है, ये अगली बार करेंगे हम 10th क्वेश्चन। इसको ठीक है, और हो गया, बाकी का हम अगली बार करते हैं।